हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कंड। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन पे आ गए हैं बेटा। तो जल्दी बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है 3×10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे एक बात नोट करने लायक हो गई है बहुत जबरदस्त तरह से कि सेम अमाउंट एज द अनदर वायर। बेसिकली मतलब दो तरह के वायर्स हैं, दोनों का जो एक्सटेंशन है वो दोनों का सेम है। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट मतलब दोनों का एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे है एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। अब दूसरे वाले वायर के जो कन्फिगरेशन है वो देके रखे हैं। कॉपर वायर का लेंथ देके रखा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देके रखा है, अंडर अ गिवन लोड। चलो भैया जी, तो यहाँ पे अंडर अ गिवन लोड भी हो गया, मतलब जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो भी दोनों पे सेम ही है। जब रेशियो लूंगा तो कट जाएगा, ये सोचने का तरीका। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस और कॉपर का यंग्स मॉडुलस, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। स्टील का मतलब वायर 1 ले लूंगा क्योंकि वो कहानी में पहले मिल गई थी। उसके बाद कॉपर का मतलब वायर 2 ले लूंगा बिकॉज वो कहानी में बाद में आ रही थी। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस। तो बेटा एक काम करा जाए, पहले तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पे आ जाए। पहले एक बार जरा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला देख लिया जाए बेटा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो चेंज इन लेंथ अपॉन हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, दिस इज गोइंग टू बी द जनरल फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा ना एक बार अपन डेटा लिख लेते हैं फॉर वायर 1 वायर 2। पहले वायर 1 की जरा बातचीत कर ली जाए, उसके बाद वायर 2 की बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो वायर 1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका लेंथ जो था ना वो था 4.7 मीटर। तो L1 इज 4.7 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो था 3×10⁻⁵। तो A1 है 3×10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट दिमाग में रख लेना। डेल्टा L1 डेल्टा L2 दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे और फोर्स भी सेम है, मतलब F1 F2 दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या, कॉपर वायर का लेंथ जो है ना वो है 3.5 मीटर। तो वायर 2 ले लें अपन, वायर 2 ले लेते हैं जिसका लेंथ जो है ना L2 वो है 3.5 मीटर और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो कितना गिवन है हमको? 4×10⁻⁵, 4×10⁻⁵। ठीक है, 4×10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या चीज गिवन है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। भाई कंडीशंस याद रखना, सेम एक्सटेंशन हो रहा है और सेम लोड अप्लाई करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे डेल्टा L1 इसको लिख लूं, सेम एक्सटेंशन, दोनों वायर का सेम एक्सटेंशन है और दोनों वायर पे सेम फोर्स भी अप्लाई करके रखा हुआ है, गिवन लोड है। ठीक है, दोनों ही सेम है। आगे इतना पूरा समझ में। अब रेशियो निकालना है अपने को, तो अब एक काम करें बेटा, फुर्ती से आगे बढ़े उसमें, बस वैल्यूज ही तो पुट करना है। तो भाई जब स्टील और कॉपर, स्टील मतलब वायर 1 और कॉपर मतलब वायर 2, ऐसा हमने माना हुआ है अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा, F1 L1 A1 डेल्टा L1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Y2 से, तो इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड करना है Y2 से, तो पलट के इसको मल्टीप्लाई कर दो। A2 यहां, तो ये सही है, A2 डेल्टा L2 F2 और L2। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा। जिसका आंसर आते जाए बेटा वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, बिकॉज यहां तक की स्टेप मैंने कर दिया। इसके बाद से वैल्यूज पुट करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो F1 और F2 दोनों कट गया बिकॉज दोनों सेम थे, एक्सटेंशन भी कट गया बिकॉज ये भी सेम था। तो इसके बाद जो बचेगा तुम्हारे पास यंग्स मॉडुलस के रेशियो के अनुसार, तो Y1/Y2 इज इक्वल्स टू A2 L1 और यहाँ पे A1 L2। चलो बेटा, यहां तक मेरे ख्याल में कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो रही होगी। अब ये A2 की वैल्यू कितनी है? तो A2 की वैल्यू है 4×10⁻⁵। A2 की वैल्यू है 4×10⁻⁵। उसके बाद और कुछ था क्या बेटा? L1 की वैल्यू कितनी है? 4.7 है, ऊपर आ जाएगा 4.7, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन नीचे जब जाएंगे अपन तो यहाँ पे A1 और L2 हो जाएगा। तो A1 कितना है? 3×10⁻⁵।
ओके और L2 तुम्हारे पास कितना है बेटा, L2 है 3.5, बस वैल्यूज पुट करने वाला मसला है और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 3.5 पुट कर दो। अब जिसको जाना है उसको जाना है, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 तो निपट चुका है, ठीक है। तो जो अपने पास अब रेशियो बचेगा 4 इंटू 4.7 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 इंटू 3.5, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, 4.7 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और 2.8 को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 18.8, ठीक है, मतलब 18.8 पहुंच जाएगा ये। और नीचे अपन करेंगे तो 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 और 1.5 मतलब 10.5, ये कितना पहुंच जाएगा बेटा, 10.5 पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका फर्दर रेशियो लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.8:1, मतलब इसको आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.8/1, इसको आप 1.8:1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का पूरा फंडा जो है वो आप लोगों को सुपर क्लियर तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है वो डन हो चुका है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो गिवन डेटा होता है ना, उसमें जो गिवन कंडीशंस होती हैं उसको एक बार अच्छे से अंडरलाइन कर लिया करो, बिकॉज वही चीजें आपके सवाल में आगे जा करके आपको उलझा सकती हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान नहीं देते कि दोनों में एक्सटेंशन सेम प्रोड्यूस हो रहा था तो हम डेल्टा L1 डेल्टा L2 वो निकालने के पीछे पड़ जाते, जो कि कभी निकाल नहीं पाते। अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अंडर द गिवन लोड है, मतलब लोड मतलब फोर्स की वैल्यू गिवन है, अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, गिवन का मतलब यह है कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को अंडर अ गिवन लोड ही सब्जेक्ट किया हुआ है, मतलब दोनों के फोर्स की वैल्यू सेम है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते तो वहां पे अपना मसला जो है वो अटक जाता, ठीक है। चलो समझदार लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो फिगर शोज द स्ट्रेन और स्ट्रेस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग्स मॉड्यूलस। पहली बात तो यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि यंग्स मॉड्यूलस अपने को निकालना है। अब एक बात सुनते हुए चलना, यंग्स मॉड्यूलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबॉडी नो, सवाल सबने देख लिया होगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होगा ही, बट ये किस तरह का स्ट्रेस होता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और अपॉन नीचे स्ट्रेन भी होगा, बट ये किस तरह का स्ट्रेन होता है, तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या कहते हो, आया समझ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे अगर देखा जाए पहले यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो स्ट्रेस मैं यहाँ से उठा लूंगा, स्ट्रेन में यहाँ से उठा लूंगा, लेकिन कौन सी वैल्यू उठाऊंगा बेटा, अगर मैं इस वाली वैल्यू पर फोकस करूं तो ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इस वाले वैल्यू पर फोकस करूं, ये तो मेरे को कुछ खास एब्सोल्यूट नजर नहीं आ रहा है कि भैया ये स्ट्रेस तो फिर भी पक्का है कि 50 के बराबर है, बट स्ट्रेन कितना है वो कुछ एब्सोल्यूटली नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, इधर 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 जिस पॉइंट को मैंने येलो कर दिया उस पर जरा ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं वहां पे ध्यान दूंगा ना तो यंग्स मॉडुलस निकल तो सकता है। कैसे बेटा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होगा, तो स्ट्रेस कितना है इसका बेटा, 50 और 100 के बीचों बीच, मतलब कितना हो जाएगा 75, 75। और इसको अकेला मत छोड़ देना बेटा, अकेला मत छोड़ देना, बिकॉज ये 75 अकेली इसकी वैल्यू नहीं है भैया, ये चेक करो, स्ट्रेस गिवन है 10 टू द पावर 6 में। कई बच्चे ना यहाँ पे अटक जाते हैं, 10 टू द पावर 6 पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, पर हम वैसी गलती नहीं कर रहे हैं। तो 75 तो ले लिया, लेकिन 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर में, 10 टू द पावर 6, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली योर स्ट्रेस। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है बेटा वो है 0.001, ठीक है, क्या है वो 0.001, भैया 2 बार 0 था ना, बहुत बढ़िया। तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 75 10 टू द पावर 6 अपॉन में 1 2 3, तो फिर 10 टू द पावर कितना पहुंच जाएगा, -3 पहुंच जाएगा, जिसके हिसाब से आप यंग्स मॉडुलस को लिख सकते हैं कि ये अपने पास हो चुका है 75 10 टू द पावर 9 ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कई लोग इसको ना अगर चाहें तो वो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया एक पॉइंट को पीछे लेके चले जाते हैं तो पावर में +1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो जो मैंने कार्यक्रम यहाँ पे आप लोग के सामने प्रस्तुत करा है, ये मैंने प्रस्तुत करा है इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एक और पॉइंट है ऐसा जो कि हमको एब्सोल्यूट नजर आ रहा है। मैंने बोला कौन सा कौन सा कौन सा, तुम बोलोगे सर ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो बेटा उसके लिए भी अपन कार्यक्रम अभी
कर देंगे। एक और पॉइंट तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ना मतलब हर जगह आंसर सेम ही आने वाला है, मैं इसके लिए भी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लियर, इतना एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका हो गया स्क्रीनशॉट, चलो गजब। अब एक काम करा जाए, निपटाते हैं पहले तो उसको, और अब आपको ना इसी का दूसरे पॉइंट से करके दिखाते हैं। कौन से वाले पॉइंट से सर? इस वाले पॉइंट से। दिख रहा है 150 वाला पॉइंट, उसके लिए करके दिखाते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑब्वियसली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस? 150 10 की पावर 6 पहुंच जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, 150 10 की पावर 6 पहुंच जाएगा, अपॉन नीचे स्ट्रेन कितना आ रहा है? तो 150 के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.002 का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कैसा लगा? 0.002। अब एक काम करते हैं, इसको अपन यहां से उड़ाते हैं बेटा। तो 150 10 की पावर 6 तो था ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3, तो 2 10 टू द पावर कितना पहुंच जाएगा? -3। तो यहां से जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है वो आ जाएगी 150 अपॉन 2, मतलब कितना? 75। तो 75 और 10 टू द पावर कितना पहुंच जाएगा? 9 पहुंच जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, वही पॉइंट वाला, तो अपन एक पीछे ले आए, तो 7.5 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? दोनों ही तरह से सेम ही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। नाउ अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, बी वाले पॉइंट को जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब जरा गौर करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली कहां तक पहुंच रहा है? 300 वाई तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच रहा है? 300। तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस कितना झेला जा सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली वो कहां तक पहुंच रहा है बेटा? 300, ठीक है। लेकिन वो 300 अकेला नहीं है, वो 300 अकेला नहीं है, बिकॉज उसका जो स्केलिंग है ना, उसका ऑर्डर कितना है? 10 टू द पावर 6 है। तो ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 × 10 टू द पावर 8 पहुंच जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका दूसरे वाले पार्ट का कंप्लीट आंसर। क्या तुम्हें समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत शानदार, एक तरफा। अगले वाले पे कूद जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन एज इन द फिगर। ए वाले के लिए पूरा ग्राफ का जो कार्यक्रम है वो ये रहा, दूसरे वाले के लिए पूरा ग्राफ का कार्यक्रम जो है वो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, मतलब दोनों का सेम स्केल है, तो फिर आपको यहाँ पे स्केल ऑर्डर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस, दोनों में से किस मटेरियल का जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है वो ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस। तो बेटा एक बात पे जरा आप गौर करेंगे, यहाँ पे आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप को ऑब्वियसली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप बेसिकली tan थीटा भी होता है, और स्लोप को dy/dx के नाम से तो जाना ही जाता है क्लास 11th मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको मैं जरा बता दूं कि हाँ बेटा होगा एक स्लोप नाम की चीज, जहां पे आप उसको dy/dx भी लिख सकते हो। तो अब हमारा बेसिक फोकस क्या है? dy का मतलब स्मॉल चेंज ऑन द वैल्यू ऑन द y एक्सिस, ठीक है। dx का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज ऑन द वैल्यू ऑन द x एक्सिस, ठीक है। चलो 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 चलो, अब जो थीटा है ना बेटा, ये तो थीटा यहां पे आ रहा है। थीटा इज एंगल मेड बिटवीन, जिस लाइन का आप स्लोप निकालना चाह रहे हो, तो मेड बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। जिस लाइन का आप स्लोप निकालना चाह रहे हो उस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट एंगल इज पर्टिकुलरली थीटा, ठीक है। तो ये एक फंडा होता है स्लोप का। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे साथ। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है, हो गया। चलो अब जरा ग्राफ को देखा जाए बेटा, तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा तो आ ही चुका था।
जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप एक और बहुत प्यारी चीज होती है बेटा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको अपन कैसे यहाँ पे यूज करने वाले हैं, y पे दोनों ही ग्राफ में स्ट्रेस आ रहा है और x पे दोनों ही ग्राफ में स्ट्रेन आ रहा है। तो अगर हम स्लोप निकालें गिवन ग्राफ का, तो चेंज ऑन द y एक्सिस वैल्यू अपॉन चेंज ऑन द x एक्सिस की वैल्यू। तो y पे क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रेस, y पे क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रेस हो रहा है, और x पे क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रेन हो रहा है। y पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस, x पे क्या हो रहा है, स्ट्रेन। तो भैया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो तो होता है यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो तो होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जो कार्यक्रम लिखा है ना बेटा यहाँ पे, इसको हल्के में मत ले लेना क्योंकि ये बहुत भारी चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण कैटेगरी की चीज है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, ये बोलने की हिम्मत अपने में आई कहां से बेटा, इस इक्वेशन को देख करके। दिख रहा है स्लोप, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट स्लोप ही यंग्स मॉडुलस है इस गिवन ग्राफ का। अगर y पे स्ट्रेस आता है और x पे स्ट्रेन आता है तो ऐसे ग्राफ का स्लोप ही यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर। स्लोप किसके बराबर हो जाएगा फिर, tan थीटा के बराबर। यंग्स मॉडुलस भी tan थीटा के बराबर। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका यंग्स मॉडुलस कम, ठीक है। दोनों ही ग्राफ आप जरा देख लीजिए बेटा, दोनों ही ग्राफ में, एक तो ये वाला ग्राफ है, ये है थीटा ए वाले ग्राफ का, और एक ये वाला ग्राफ है जिसमें ये है थीटा बी वाले ग्राफ का। और यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बेटा ए वाले का जो, अब वो इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको हल्का सा अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा कि भैया किसका जो थीटा है वो ज़्यादा है। तो ए वाले का थीटा जो है ना वो ज़्यादा है। तो थीटा अगर ए का ज़्यादा है, सिंस एंगल ए का ज्यादा है एज वेन कंपेयर टू एंगल ऑफ बी, देयरफॉर स्लोप ए वाले ग्राफ का ज्यादा है एज वेन कंपेयर टू स्लोप ऑफ बी वाला ग्राफ, ठीक है। आया समझ, आया समझ, आया समझ। ए वाले ग्राफ का स्लोप जो है वो ज्यादा है एज वेन कंपेयर टू बी वाले ग्राफ का स्लोप। तो देयरफॉर स्लोप ही तो यंग्स मॉडुलस है। कैसे पता भाई, यहीं से मालूम है ना कि स्लोप ही तो यंग्स मॉडुलस है। तो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस फॉर ए, therefore Young's modulus किसका, ऑफ मटेरियल A, therefore Young's modulus of material A is more than the Young's modulus of material B, is more than the Young's modulus of material B। कोई दिक्कत तो नहीं है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल बी, ठीक है। ये इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आप लोग के सामने, सिर्फ ऐसे आंसर नहीं लिख दे रहा हूं बेटा, मैं पूरा आपको सॉल्व करके पूरी जो अप्रोच होगी ना वो सब बता रहा हूं। तो यंग्स मॉडुलस ए का ज्यादा अच्छा होगा एज वन कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। तो विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, लिखेंगे इसको बेहतरीन तरह से कि यंग्स मॉडुलस ए का ज्यादा होगा एज वन कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। दूसरा, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, दोनों में से कौन सा जो मटेरियल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो बेटा जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के थोड़ा बहुत खींचेगा। और जब ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत खींचेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि ए वाला जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो ए इज स्ट्रॉन्गर when compared to B। इसका पूरा आंसर का जो लॉजिक है वो इसके पहले वाले पार्ट पर ही बेस्ड था। ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा था, इसका मतलब ए वाले बॉडी को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा स्टिफ मटेरियल है वो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो ए इज स्ट्रॉन्गर एज व्हेन कंपेयर टू बी। तो ये तो रहा इसका यहाँ पे सोल्यूशन। बाकी डिटेल्ड सोल्यूशन ये रहा आपके नजरों के सामने, ये रहा आपके नजरों के सामने। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का 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 श्योर। चलो बेहतरीन। और यहाँ पे जो लिखना था वो तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा मेरे ख्याल से। क्या लिखना है सर, यहाँ पे थीटा और थीटा बी, इस पर फोकस करना था आपको। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ओके, अगले वाले पे अब जरा कूद जाएं। तो
तो अगला वाला है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स गिवन है उसको केयरफुली पढ़िए, ठीक है, एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है कि असत्य है, इसको हमें बाकायदा पूरे रीजंस के साथ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द स्टील, मतलब ये बोला जा रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस जो रबर का है वो ज्यादा है एज वन कंपेयर टू स्टील। तो बेटा ए वाले पॉइंट को समझने के लिए ना आपको पहले जरा ये पता होना चाहिए कि यंग्स मॉड्यूलस का जब आप फॉर्मूला चेक करोगे ना, करना फॉर्मूला चेक, उसमें आपको ये बात एकदम एविडेंट हो जाएगी कि यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है ना तो एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस होगा। और एक और चीज, अगर एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस होगा इसका मतलब क्या कि बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, आया समझ, फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं लेकिन उसके अंदर एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, कम खिंच रही है बॉडी, तो बॉडी ज्यादा इलास्टिक है। तो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो पूरा प्राइम फोकस होना चाहिए वो इन दो चीजों पर, यंग्स मॉड्यूलस और एक्सटेंशन पर होना चाहिए। अब जरा गौर करेंगे बेटा अच्छे से, तो लिखा है कि यंग्स मॉड्यूलस रबर का ज्यादा है एज वन कंपेयर टू स्टील। तुम खुद सोचो भाई, रबर जल्दी खिंचता है कि स्टील जल्दी खिंचता है? क्या बोला मैंने, एक्सटेंशन जो है वो रबर में ज्यादा आएगा कि स्टील में ज्यादा आएगा? तो अगर अपन रबर के ऊपर ध्यान दें तो रबर और स्टील, मतलब कंपेयर करना है ना इसको, तो रबर एंड स्टील कंपेयर करें अगर, तो रबर में जो चेंज इन लेंथ है वो ज्यादा आएगा एज वन कंपेयर टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। आया समझ? तो अगर रबर में चेंज इन लेंथ अगर ज्यादा आ रहा है एज वन कंपेयर टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, अब जरा गौर करो बेटा, यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। जिसका चेंज इन लेंथ ज्यादा उसका यंग्स मॉड्यूलस कम, जिसका चेंज इन लेंथ कम उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा। तो यहाँ पे रबर का जो चेंज इन लेंथ है, पूरा प्रोसेस है बेटा, अप्रोच पूरी फॉलो करो। जब रबर में एक्सटेंशन ज्यादा आ रहा है, डेल्टा एल उसका बढ़ जाएगा तो यंग्स मॉड्यूलस छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस फॉर रबर is less as when compared to Young's modulus of steel। लेकिन 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 जो हमें हमारे स्टेटमेंट में गिवन है वो तो गिवन है कि Young's modulus of rubber is greater। तो भैया आप सीधे बोल दीजिए कि ना 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 ये तो असत्य है। तो Young's modulus of rubber is smaller। कब बेटा? कोई सी चीज बड़ी या छोटी कब होती है? जब कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो कंपेयर टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, कंपेयर टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। क्या तुम्हें समझ में आ गया पूरा फंडा? तो यहाँ पे ना अब देखो भैया, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे कि बेटा ये तो गलत है, जो यहाँ पे कहा गया ये तो फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखा हुआ है ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है। और रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन ये है कि द एक्सटेंशन, इसका रीजन क्या आएगा बेटा? इसका रीजन क्या आएगा कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रबर, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रबर, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन रबर इज कंपैरेटिवली ग्रेटर, is comparatively greater when compared to extension of steel, when compared to extension of steel, when compared to the extension of steel। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? तो अगर रबर में एक्सटेंशन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली इस रबर का जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो that is why Young's modulus of rubber is less when compared to Young's modulus of steel। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में तुम्हें पूरा फंडा जो है वो सुपर क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समय है तो नोट कर लो। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो डन 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 डन। अगले वाले पॉइंट पे आ जाओ बेटा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हो चुका है सरासर गलत, फॉल्स, ठीक है। दूसरे में क्या है? द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। बेटा जरा एक बात पे आप गौर करिएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉइल है अपने पास, एक स्प्रिंग ले ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब जैसे मान ली इसकी लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ है मान ले 2 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ अपन ने मान ली है कि इसकी लेंथ है 2 मीटर। अब ज़रा एक बात पे आप फोकस करिएगा बेटा, इसकी लेंथ तो मान लिया अपन ने 2 मीटर के बराबर। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, अब अगर मैं इसको मान लें, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, बताए क्या होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं कि सर इसकी लेंथ तो बढ़ गई। बेटा एक बात सोचते हुए चलना, एक बात सुनते हुए चलना, ये जो क्वाइलिंग था ना, इस पूरे क्वाइलिंग को मिला करके वायर का लेंथ जो है ना, इस पूरे क्वाइलिंग को मिला करके वायर का जो लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर है। जब मैंने इसको खींच भी दिया तो भी वो जो वायर है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, वो पूरे वायर के मटेरियल की जो लेंथ है वो तो रहेगी 2 मीटर ही। लेकिन पहले 2 मीटर को अपन ने एकदम समेट के ऐसे रखा हुआ था और बाद में 2 मीटर को अपन ने खींच के ऐसे रख दिया। अब एक बात सुन, जैसे मान लिया अब धागा है, धागा, ठीक है। अगर धागे को मैं ऐसे ऐसे एकदम घुचड़ पुचड़ करके अगर मैं ऐसे रख दूं यहाँ पे, ठीक है, वो मान ली धागा 1 मीटर के बराबर है। लेकिन अगर मैंने उसी धागे को एकदम टाइट करके सीधा कर दिया, ये भी 1 मीटर के बराबर ही होगा, ठीक है। बेटा बस वही है कि यहाँ पे 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए आपको पूरा लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और यहाँ पे 1 मीटर जो है वो ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो जब मैंने इस वाले स्प्रिंग को खींचा, जब मैंने इस वाले कॉइल को खींचा तो ये खिंच तो गया, इसका शेप चेंज हो गया भाई, इसका शेप जो है ना वो शेप चेंज हो गया। सो यहाँ पे द लेंथ of the coil remains the same, the length of the coil remains same material wise, ठीक है, remains the same material wise। इस पूरे मटेरियल का लेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम है, 2 मीटर तो 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पर भी टोटल लेंथ जो हो जाएगी ना बेटा वो हो जाएगी 2 मीटर के बराबर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द लेंथ ऑफ द कॉइल रिमेन्स द सेम बट द शेप ऑफ द कॉइल चेंजेस, but the shape of the coil changes, but the shape of the coil changes, that's why, इसी वजह से, that's why shear modulus of elasticity is involved, that's why shear modulus is involved, because shear modulus जो होता है ना बेटा वो चेंज इन शेप से डील करता है, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वो चेंज इन लेंथ से डील करता है और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम से डील करता है, ठीक है। समझ गया पूरा? तो ये रहा इसका आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूलस, बिल्कुल सत्य वचन है ये ट्रू हो गया और ऊपर वाला जो था वो तो अपने पास फॉल्स था। तो ट्रू लिख लो इस पे, पहली बात तो ये, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये रहा आप लोग के सामने, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। चलो बेहतरीन बेहतरीन। अगले वाले क्वेश्चन पे अब जरा कूद जाएं। ये रहा आपका अगला वाला सवाल। बेटा पढ़ो, देखो क्या समझ में आ रहा है, इतना बस ध्यान रखना। जब इसकी बात करूंगा ना स्टील वाले की, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ जब स्टील वाले की मैं बात करूंगा तो इसके नीचे का पूरा लोड मैटर करेगा, मतलब 4 और 6 बोए तो 10 kg। लेकिन जब मैं ये ब्रास वाले वायर की बात करूंगा तो सिर्फ ये 6 kg वाला लोड जो है ना बस वो मैटर करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा सवाल कर लो ट्राई, अगर बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो बहुत शानदार, फिर सवाल तो देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 वायर्स थे, डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्वियसली हमें डायमीटर का काम नहीं पड़ता, हमें काम पड़ता है रेडियस का। तो अगर डायमीटर है 0.25 सेंटीमीटर तो 250 का आधा मतलब 125, तो 0.125 सेंटीमीटर इज द रेडियस, ठीक है। 0.125 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इट्स एज सिंपल एज दैट। वन मेड ऑफ स्टील एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास, ठीक है। ये पहला वाला स्टील का है, दूसरा वाला जो है ब्रास का है। बेटा एक बात जरा गौर कर लेना, यहाँ पे सवाल में गिवन नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस जो स्टील के लिए होता है ना वो होता है 2.0 10⁻11 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यंग्स मॉड्यूलस जो ब्रास के लिए होता है वो होता है 0.91 10⁻11 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ ब्रास का वायर इज 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये वाला था अपने पास स्टील का वायर, ठीक है, 1.5 का। ये ब्रास का वायर है 1.0 मीटर्स का, 1 मीटर का। अब क्या पूछा हुआ है, कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ स्टील एंड द ब्रास वायर। तो पहले अपन फोकस करते हैं एलोंगेशंस। अच्छा रेडियस तो कॉमन है ना सबके लिए,
दोनों ही वायर्स का डायमीटर था 0.25, तो दोनों ही वायर्स का जो रेडियस होगा वो होगा 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले अपन फोकस करते हैं इलोंगेशंस ऑफ स्टील के ऊपर। पहले अपन फोकस करते हैं इलोंगेशन ऑफ स्टील के ऊपर, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ स्टील पर जरा फोकस किया जाए तो कहानी में क्या बदलाव आने वाले हैं, तो जरा गौर करेंगे बेटा। पहले भाई लेंथ की बात हो रही है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑब्वियसली, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं स्टील के लिए 1 बोल रहा हूँ और फिर ब्रास के लिए मैं 2 बोल लूंगा, ठीक है। ये अपने पास फोर्स पहले वाले का, अब मतलब फर्स्ट मतलब स्टील और सेकंड मतलब ब्रास, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद क्या होगा, नीचे स्ट्रेन आएगा, मतलब चेंज इन लेंथ, फर्स्ट मतलब स्टील अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो स्टील के बारे में गिवन है। तो डेल्टा L1 पे पूरा फोकस किया जाए तो डेल्टा L1 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, F1L1 अपॉन नीचे आ जाएगा y पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज इन द लेंथ, एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर फर्स्ट वाला वायर, ठीक है। F1 कितना हो जाएगा, मतलब पहले वाले वायर की बात चल रही है। जब स्टील वाले वायर की बात चलेगी ना बेटा, तो इसका जो पूरा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसका जो पूरा लोड लग रहा है इसके ऊपर, वो 4 kg वाले वायर का भी, ये 4 kg वाले आइटम का भी और 6 kg वाले आइटम का भी है। मतलब 4 और 6 बोले तो 10, ये पूरा 10 का लोड लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्स हो जाएगा ना वो हो जाएगा 10। अच्छा, उसके बाद M इंटू जी करना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेकर के चलनी है, कुछ गिवन तो ऐसा नहीं है कि 10 ले लो, तो 9.8 लेके चलो रे। तो M इंटू जी हो गया, मतलब F1 तो अपना हो चुका है सॉर्टेड। उसके बाद लेंथ 1, मतलब पहले वाले वायर की लेंथ कितनी है, तो पहले वाले वायर की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। इसको मैं लिख लूँ 1.5 मीटर। यंग्स मॉडुलस 1 मतलब स्टील, 2 मतलब ब्रास, और जो दूसरे वाले का लेंथ है वो है 1.0 मीटर। यस यस यस, ठीक है। तो L1 अपने पास कितना हो जाएगा, 1.5। उसके बाद यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, अच्छा स्टील के लिए 2 10 की पावर 11 होती है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर 11। उसके बाद पाई का मतलब क्या होगा, 3.14, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। उसके बाद R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। R1, अच्छा दोनों ही केसेस में दोनों ही रेडियस सेम है, ठीक है। दोनों ही केसेस में दोनों ही रेडियस सेम है, तो लिख लें इसको कि R1 इज इक्वल टू R2। जब दोनों बराबर हैं तो हम उसको क्यों ना R ही बोल दें, और वो हो जाएगा 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, पक्का सॉर्टेड। अब एक काम करो बेटा, R1 का स्क्वायर करना है, मतलब 0.125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.125 सेंटी मतलब 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे बेटा, तो आपका जो डेल्टा L1 आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.49 10 की पावर -4 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, बेसिक फॉर्मूला पुट करने का मसला। तो 1.49 10 की पावर -4 मीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का, डन, क्लियर। चलो, तो इलोंगेशन तुम्हारा स्टील वाले वायर का तो हो चुका है। अब बात करेंगे इलोंगेशन फॉर ब्रास। अब दूसरा वाला जो केस था इसका, जो सवाल का दूसरा पार्ट था, इलोंगेशन ऑफ ब्रास वायर, इसकी जरा बात कर ली जाए बेटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का ही फंडा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ऑब्वियसली। तो स्ट्रेस कितना होगा अपने पास, अच्छा ये दूसरा वायर था ना 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 ना, दूसरा वायर था। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब अपने पास दूसरे वाले का, तो पाई इंटू R2 का स्क्वायर। तो अपने पास स्ट्रेस तो हो चुका है, फिर आएगा नीचे स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ फॉर ब्रास और ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास। तो यहाँ पे डेल्टा L, अच्छा ये Y2 हो जाएगा। तो डेल्टा L2 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, F2 L2 Y2 पाई R2 का स्क्वायर करूं या R का स्क्वायर करूं, बिकॉज दोनों का R जो था वो सेम था, ठीक है। तो डेल्टा L2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, F2। अब ये दूसरे वाले ब्रास वाले वायर पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, तो सिर्फ ये वाला आइटम जो है ना, बस इसी में इतना पोटेंशियल है जो कि लोड लगा पाएगा। बिकॉज यार लोड मतलब उस पॉइंट के नीचे जो आ रहा होगा। जब स्टील के अपन ने बात करी तो स्टील हैज टू सपोर्ट 4 kg एज वेल एज 6 kg एज ऑल्सो, ठीक है। तो पूरा अपन ने 10 kg इसको लपेट लिया था। जब ब्रास की बात करेंगे तो दिस हैज टू सपोर्ट ओनली 6 kg आइटम, तो यहां पे सिर्फ 6 kg का आएगा, ठीक है। जब सिर्फ 6 kg का आएगा तो 6 इंटू, अच्छा वेट निकालना है, M इंटू जी करना पड़ता है। उसके बाद L2, तो इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, इसकी लेंथ थी तुम्हारे पास 1 मीटर, वहां पे दिख रहा है ब्रास वाला वायर 1 मीटर, ठीक है।
1 मीटर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा यंग्स मॉडुलस y2। तो y2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.91 10 की पावर 11, 0.91 10 की पावर 11 ये अपने पास y2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा L2 था, यहाँ पे अपन ने कुछ चीज़ें शिफ्ट करी थी ना, तो डेल्टा L2 जब यहाँ गया तो FL2 अपॉन नीचे आ जाएगा y2 पाई, अच्छा ये फोर्स नहीं होगा ये पाई होगा बेसिकली, ठीक है। अब सही जा रहे हैं, तो y2 अपन यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद पाई क्या होगा अपने पास 3.14, उसके बाद r2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब वही 0.125 सेंटीमीटर्स में था तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना, तो इसका अपन ने स्क्वायर कर दिया। बस इतनी सी बात है। जब आप इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना बेटा, चेक कर लेना, अपना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.3 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मीटर 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 लेंथ है ना, तो 1.3 10⁻⁻⁴ मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारे पास डेल्टा L2 निकल करके आ जाएगा। सवाल का स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने बकायदा ले ही लिया होगा पहले से, अगर नहीं लिया था तो अब ले लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। और ये रहा तुम्हारे पास इलोंगेशन ब्रास वाले वायर का भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो गया। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा बहुत शानदार जबरदस्त। अब ऐसे ही सिंगल फ्लो में अब जरा कूद जाते हैं बेटा अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब जो लेंथ है उसकी वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। गिवन डेटा को अभी से ही पकड़ते हुए चलो। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 तो रह गया, सेंटी मतलब क्या 10 की पावर -2, सेंटी मतलब 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 मीटर, ये लेंथ हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल। अब मास ऑफ 100 kg, तो मास जो अपन ने यूज करा है यहाँ पे वो यूज करा है 100 kg के बराबर। ऐसा यूनिट है, मास को आपको kg में ही लेके चलना पड़ता है, ठीक है। चलो डन डन डन। Okay, is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminum is 25 गीगापास्कल, ठीक है। shear modulus मतलब G, ये था 25 गीगापास्कल, ठीक है। तो गीगा का मतलब क्या होता है बेटा 10⁹ होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता लेट मी हेल्प यू विद दिस। अगर कभी किलो में आता है कन्वर्ट करने का मन करे 10⁻3, कभी अगर मेगा में आता है कन्वर्ट करने का मन करे 10⁶, अगर कभी गीगा में आता है कन्वर्ट करने का मन करे तो 10⁹ तक पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। 10 कहां पहुंच जाओगे बेटा 9 तक पहुंच जाओ। अरे मत तो करो, 9 तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसी चीज को अपन यहां पे पुट करने वाले हैं अब सॉल्व करने के दौरान। तो ये न्यूटन पास्कल ले लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली ना। तो ये जी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे गिवन थी। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, ठीक है। मतलब आप वो जो डेल्टा एल होता है ना वो निकालना है आपको, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस, डेल्टा एल आपको निकालना है। तो बेटा अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जरा गौर करते हुए चलेगा बेहतरीन तरह से। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता ही है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारे पास चेंज इन, मतलब डेल्टा एल जो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास एल मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है, या क्यूब। तो डेल्टा एल जब निकालोगे तो एफ एल अपॉन शेयर मॉडुलस इनटू ए आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। यहां पे एरिया के अंदर पायर स्क्वायर बिल्कुल मत करना, बिकॉज एरिया ऑफ द क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्यूब का एरिया क्या होता है बेटा, वो होता है साइड का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10⁻⁻1 का स्क्वायर करूंगा 10⁻2 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलो सॉर्टेड। अब जरा वैल्यूज पुट करो। अब जरा से बेटा एक काम करो, जल्दी फुर्ती में वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेल्टा एल निकालना था अपने को, डेल्टा एल अपने को निकालना था, इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल था। तो फोर्स कितना है अपने पास, फोर्स यहाँ पे जो अप्लाई करके रखा था, अच्छा मास था 100 kg ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू जी। तो 100 इंटू, अच्छा जी की वैल्यू क्या लेना है, कुछ गिवन है क्या, या 9.8 लेके चलें।
व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, g की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स टेक इट एज 10, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू जी तो हो जाएगा, m इंटू जी तो हो जाएगा। उसके बाद l था तुम्हारे पास, l का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 टू द पावर -1 के बराबर, 10 टू द पावर -1 के बराबर की लेंथ है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा g इंटू ए, तो g कितना है 25 10 की पावर 9 पहुंच गया, 25 10 की पावर 9 पहुंच गया, ये पहुंच गया है जी की वैल्यू, ये पहुंच चुका है बेटा क्या जी की वैल्यू। उसके बाद क्या होता है बेटा ए होता है, ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे साइड का स्क्वायर, ये अपने पास साइड ही तो गिवन है, ये जो एल है वो क्या है तुम्हारे पास साइड ही तो गिवन है, तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब 10 की पावर -1 का स्क्वायर करना है, मतलब 10 की पावर -2 पहुंच जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, 10 की पावर -2। सही बात सही बात सही बात। अब देख क्या होता है यहाँ पे 10 की पावर कितना पहुंच जाएगा, ये 3 -1 करेंगे तो 10 की पावर 2 पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये 25 10 की पावर 7, ठीक है, 25 10 की पावर कहाँ पहुंच चुके हैं अपन, 7 पे पहुंच चुके हैं। तो डेल्टा एल जो तुम्हारे पास में आएगा बेटा, ये 100/25 कितना होता है, 4 होता है, 4। तो 100/25 करेंगे तो 4, और 10 की पावर -7 को ऊपर ले जाना तो 4 10 टू दी पावर -7 मीटर्स का अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ, आया समझ, 4 10 टू दी पावर -7 मीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये था आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल में आपने पूरा फंडा समझ लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन। अब जरा कूदें इसके अगले वाले पार्ट के ऊपर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे सामने। 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg. The inner and the outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, अगर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, then calculate the compression strain of each column. It's as simple as that. एक बार जरा सवाल को सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलो बहुत शानदार, तो ये था अपने पास सवाल ट्राई तो कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर बन गया तो बहुत शानदार। अब तो इसको फिर मैं सॉल्व करने आ गया हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो 4 आइडेंटिकल हॉलो कॉलम्स थे जो कि माइल्ड स्टील के बने हुए थे। स्टील मतलब यहाँ पे एक बात समझ लो बेटा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 की पावर 11, या तो पास्कल बोल ले या तो फिर बोल ले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या है कि इनर और आउटर रेडियाई गिवन था 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। जब आप किसी कॉलम की बात करेंगे ना, उसका आउटर रेडियस मान लिया 60 सेंटीमीटर, इनर कितना मान लिया 30 सेंटीमीटर मान लिया, तो बेटा इसका जो डिफरेंस आप निकालोगे ना, तो उस एरिया में भरा हुआ है स्टील, और इसका जो बाकी डिफरेंस वाला एरिया है वहां पे आप एक मिक्सचर पुट इन करोगे, जहां पे अपने पास सीमेंट होगा, रेत होगा, गिट्टी होगा। इसका एक बहुत ही शानदार मिक्सचर होगा जो कि भर दिया जाएगा उस पूरे कॉलम के अंदर, जिसके वजह से स्ट्रेंथ बहुत शानदार डेवलप हो जाती है पूरे कॉलम की, जो कि सपोर्ट कर लेगी इतने भारी 50,000 kg के मास को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको जो इनर और आउटर रेडियस गिवन है, आपको समझना है कि आपको इन दोनों का ना बेसिकली डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, ठीक है। आ जाओ जरा गौर फरमाना बेटा। तो यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे कंप्रेशन होने वाला है तो कंप्रेशनल स्ट्रेन होने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ बेटा, जब आप कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालोगे, जब आप यहाँ पे निकालने वाले हो कंप्रेशनल स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे अपन, तो स्ट्रेस के लिए अपन को खोलना पड़ेगा इसके पूरे फॉर्मूले को, फोर्स अपॉन एरिया में। फोर्स कितना होगा, 50,000 kg का जो मास है वो कितना फोर्स लगा लेगा, तो ये लगा लेगा 50,000 मास इनटू जी कर लेंगे, मतलब 9.8 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होगा इसका बेटा, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे बकायदा से पूरा एरिया का डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम कर लो यहाँ पे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट, एरिया हो गया।
उसके बाद y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू बोले तो 2 इंटू 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, 11 पे पहुंच जाएंगे। अब एक काम करें तो 5 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 4, तो 5 इंटू 9.8 इंटू पहुंच जाएंगे अपन 10 की पावर 4 पे, 5 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर 4 पहुंच गए। अब a फाइनल माइनस a इनिशियल इंटू 2 10 टू द पावर 11 पहुंच जाएंगे। तो a फाइनल क्या होता है बेटा, ये होता है पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 10 की पावर पहुंच जाएंगे अपन 11 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करेगा बेटा, कंप्रेशनल स्ट्रेन, यहां से क्या होता है, कंप्रेशनल स्ट्रेन जो होगा तुम्हारे पास में वो क्या डेवलप हो जाएगा। एक काम करो ना, 9.8 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 98 का आधा करेंगे तो 49 पहुंच जाएंगे, तो 49 10 की पावर अपन पहुंच जाएंगे 4 पे। उसके बाद अपॉन में आ जाओ, तो पाई पहले कॉमन निकाले थे अपन, तो पाई का मतलब क्या होता है 3.14, ये अपन ने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो R2 कितना है अपने पास, R2 वो 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, तो 0.6 का स्क्वायर कर दें माइनस कर ले R1 का मतलब 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, इसका स्क्वायर कर ले, तो अपने पास ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। उसके बाद यहां से अपन इसको खींच देंगे, कैसे बेटा, ये अपने पास 2 हो गया और 10 की पावर उसको मैं ऊपर ले आता हूं, 10 की पावर माइनस 11। जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो आपको सॉल्व इन करने के बाद जो आंसर मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली 7.21 10 की पावर माइनस 7। और बस ये अपने पास कंप्रेशनल स्ट्रेन था, तो स्ट्रेन इज बेसिकली अ यूनिटलेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई कोई भी यूनिट यहां पर लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो 7.21 10 की पावर पहुंच जाएंगे माइनस 7 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का क्लियर। चलो ओके, डन डन डन। आगे बढ़ जाएंगे अब अगले वाले सवाल पे, जरा अपन जंप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके सामने। अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 mm इंटू 19.1 mm। ओके, m का मतलब मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर, ठीक है। इस पुल्ड इन टेंशन विथ, अच्छा टेंशन कितना है, फोर्स कितना है, 44,500 न्यूटन का फोर्स है, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, आपको यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द रिजल्टिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज यहाँ से अपन पुट कर लें। और पहली बात तो यहाँ पे ये है कि अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन कितने का है, 15.2 mm 19.1 mm, 15.2 इंटू 19.1 था कि 9.1, 19.1, तो अपने पास ये mm का स्क्वायर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 10 की पावर माइनस 6 इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर था ना, मिलीमीटर स्क्वायर, तो मतलब मिली का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, तो मिली का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6 और बगल में मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये एरिया तो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फोर्स गिवन है 44,500 न्यूटन, ठीक है। 44,500 न्यूटन का फोर्स है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या बेटा, स्ट्रेन निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको बेटा, स्ट्रेन निकालना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो अपन ट्राई कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ है जो शेयर मॉड्यूलस है, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। तो शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू जो होगी वो होगी 42 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये होगी अपने पास वैल्यू। अब क्या निकालना है आपको, शेयरिंग स्ट्रेन निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, स्ट्रेन क्या होता है, अच्छा शेयर मॉडुलस क्या होता है, तो शेयर मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। शेयर मॉडुलस क्या होगा, बेसिकली टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन, मैं इसको स्ट्रेन लिख देता हूँ। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन यहाँ पे। अपने को तो स्ट्रेन निकालने से मतलब है, तो स्ट्रेन यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने को तो स्ट्रेन निकालने से मतलब है, फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन शेयर मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू, स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात तो अपने को नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होता है, स्ट्रेन निकालना था,
सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना है? फोर्स कहाँ गया? 44,500, ठीक है, तो मतलब 44,500 न्यूटन, ये अपने पास हो गया फोर्स। अच्छा, स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो एरिया गिवन है क्या? 15.2, 19.1, 15.2 19.1 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस मच इज द एरिया। तो अपने पास स्ट्रेस हो चुका है, फोर्स अपॉन एरिया। और शियर मॉडुलस की वैल्यू कितनी है? 42 10 टू दी पावर 9। अब बेटा कर लो इसको सॉल्व, सारी वैल्यूज गिवन है। 42 10 टू दी पावर 9, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ना आपको याद होनी चाहिए। स्टील का यंग्स मॉडुलस, ब्रास का यंग्स मॉडुलस, ठीक है, उसके बाद अपने पास शियर मॉडुलस इसका। तो ये रहा अपने पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन। जल्दी एक बार यहाँ पे ट्राई करके जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। हो गया? चलो चलो चलो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 3.65 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। और आप स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी यूनिट इसके पास मौजूद नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो 3.65 10 टू दी पावर -3 तक पहुंच करके फिर रोक देना, बस इतना ही था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो 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 आगे बढ़ें। अब आपको लेके आते हैं बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला वाला सवाल बोले तो क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका सवाल। अगेन जो डेटा गिवन है वो बहुत ही बेसिक डेटा है, आपको याद होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस स्टील का, यंग्स मॉडुलस ब्रास का, और उसके बाद कॉपर का शेयर मॉडुलस, ठीक है, 42 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये वाला सवाल आपके पास रहा, स्टील का केवल है। अगेन अगर यंग्स मॉडुलस लेना पड़ा तो 2 10 टू दी पावर 11 ले लेना, बस इतनी सी बात है। अब जरा एक बार इसको ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो बहुत शानदार, फिर सवाल तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको अपन निपटाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बेसिक, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। भाई इस चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टील केबल विद अ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो अपन पहले इसको लिख लें बेटा कि जो रेडियस है हमारे पास में वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटी मतलब 10 की पावर -2, इसको अपन ने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट at a ski area if the maximum stress is not to exceed 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो है तुम्हारे पास में सवाल के अनुसार वो है 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होना लाजमी है, पास्कल्स भी कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ऑन द केबल कैन सपोर्ट, ठीक है। मैक्सिमम लोड पूछा मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, बस ये पूछ के रखा हुआ है। तो उसको लिख दें अपन कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। भाई बेसिक फॉर्मूले पे चले जाओ। बेसिक फॉर्मूला मतलब क्या होता है बेटा? भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की आप बात करोगे तो स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? एरिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपको निकालना है यहाँ से मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लोड का यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम लोड का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू हो जाएगा एरिया। मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू हो जाएगा एरिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बस यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करना है, उसके बाद तो कार्यक्रम जो है वो निपट ही जाएगा। तो मैक्सिमम लोड निकालने के लिए अब सारी वैल्यूज को पुट करो। अब सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो फटाफट फुर्ती में। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू अपने को पहले से गिवन थी 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 टू द पावर 8। उसके बाद होता है बेटा एरिया, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। बिकॉज किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखोगे ना, दैट इज बेसिकली सर्क्यूलर इन शेप ओनली। तो सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का जो एरिया होता है वो हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड जब आप निकालोगे आगे बढ़ करके तो 10 टू द पावर 8 बेटा, पाई का मतलब बस 22/7। उसके बाद आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आर बोले तो अपने पास कितना आ चुका था रेडियस? 1.5 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो बेटा फटाफट वीडियो को पॉज करके ना एक बार जल्दी से कैलकुलेशन पे कूद जाओ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस अपन ने चिपका दिया, पाई 22/7, उसके बाद आर का स्क्वायर मतलब 1.5 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये था अपने पास पूरा फॉर्मूला बेस्ड। ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से
गया है। एक बार जरा इसको जल्दी सॉल्व करके देखो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो चलो चलो, तो जब तुमने इसको सॉल्व किया होगा तो अप्रोक्सीमेटली जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए मैक्सिमम लोड का, वो आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7.07। किस चीज को कैलकुलेट करना है वो बेटा ऊपर लिखी हुई है, इसके बाद सिर्फ अलजेब्रा। तो 7.07 10 to the power 4 न्यूटन, दिस इज एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम लोड। तो बेटा ये रहा तुम्हारे पास पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी से जल्दी चिपका लो, छाप लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो पक्का क्लियर है। चलिए बेटा, तो अब जरा इसको अपन निपटाएं और जरा कूद जाएं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इस चैप्टर में ना खास बात वही है बेटा कि जो अपने पास न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं ना, हैं तो वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही, लेकिन वहां पे जो कैलकुलेशन है उसमें हल्का सा आपको टाइम लग सकता है, दैट्स फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन। अब जरा आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रिजिड बार है जिसका मास है 15 kg का, इट इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाई 3 वायर्स ईच ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। तो एक रिजिड बार है 15 kg का, उसको सपोर्ट करा गया है सिमेट्रिकली 3 वायर से, जिसमें हर एक की लेंथ जो है ना वो है तुम्हारे पास 2 मीटर के बराबर, ठीक है। इसका पूरा पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए लेट मी हेल्प यू विथ वन डायग्राम। ये मान लो कि तुम्हारे पास एक फिक्स सीलिंग है, ये मान लो कि तुम्हारे पास में एक बाकायदा से पूरी फिक्स सीलिंग है, ठीक है। अब यहां से ना अपन कुछ रॉड लेकर के आ रहे हैं, कुछ वायर्स लेकर के आ रहे हैं बेसिकली। इसे पूरा कंप्लीटली फिल करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करें, यहाँ पे एक बार को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक रिजिड बार है, इसको बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज द रिजिड बार। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हम जो वायर्स यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान ली कि एक वायर हमने ये यूज किया, इसका सपोर्ट दे रहे हैं। सेम ऐसा ही सिमेट्रिकल एक वायर हमने यहाँ पे यूज करा, इसका हम सपोर्ट दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों कोने वाले सेम तरह के वायर थे और ये बीच वाला अलग तरह का वायर था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का, ठीक है। सो दिस इज द रिजिड बार। इसको सपोर्ट करने के लिए अपन ने 3 सिमेट्रिकल वायर्स को यूज करके रखा हुआ है। अब सवाल में जरा आगे पढ़ना तो क्लियर होता है कि क्यों मैंने कोने कोने वालों को सेम रखा था। तो दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडिल वन इज ऑफ आयरन, ठीक है। कोने वाले जो दोनों है ना वो अपने पास कॉपर के हैं और जो बीच वाला जो अपने पास वायर है वो दरअसल आयरन का है। दैट्स वाई बीच वाले को मैंने डिफरेंट रखा, आयरन का, और दोनों जो कोने वाले थे उनको अपन ने कॉपर का रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और सबकी लेंथ कितनी है? सबकी लेंथ सेम है, 2 मीटर के बराबर। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। मतलब अगर सेम फोर्स लग रहा है तो आपको यहाँ पे दरअसल डायमीटर्स का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको डायमीटर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो लेट मी हेल्प यू विद द बेसिक फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस ही लगने वाला है। और यहाँ पे ना एक बात सुनते हुए चलना, जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कौन कौन से दो थे अपने पास? एक था कॉपर और एक था अपने पास क्या? आयरन था। तो यंग्स मॉडुलस जो कॉपर के लिए होता है ना वो होता है 110, ठीक है। उसके बाद 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। और उसके बाद यंग्स मॉडुलस जो अपने पास दूसरा वाला मटेरियल था आयरन, उसके लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है इसकी वैल्यू होती है अपने पास 190, ठीक है। 190 इंटू 10 की पावर अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक वैल्यूज हैं जो कि अपने को यूज करना पड़ सकती हैं, ठीक है। चलो ओके। अब आपसे पूछा है कि डायमीटर्स का रेशियो क्या होगा। डायमीटर्स का रेशियो पूछा है ना, और तो कुछ नहीं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन, सेम फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, कोने वाले कॉपर थे, ये वाला कॉपर, ये वाला कॉपर और ये बीच वाला आयरन। तो मैं सिर्फ आयरन वाले पे आयरन लिख देता हूं। तो ऑब्वियसली ये वाला कॉपर है, ये वाला कॉपर है। अब जब आप यंग्स मॉडुलस के बेसिक फॉर्मूले पे जाओगे तो यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है अपने पास? नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो फोर्स अपॉन एरिया,
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे तो ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक और बात है बेटा कि यहाँ पे ना जब ये रिजिड मास यहाँ पे लगा हुआ है और जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो भाई ये कॉपर का वायर हो या ये वाला कॉपर का वायर हो या ये वाला आयरन का वायर हो, तीनों में सेम तरह का इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होने वाला है यहाँ पे दरअसल, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, और लेंथ कितनी है, तीनों की सेम ही है, तीनों की लेंथ सेम है। तो यहाँ से एक बहुत शानदार चीज नजर आ रही है, अगर मैंने रेशियो ले लेना तो बहुत सारी चीजें जो है वो कट जाएंगी, रेशियो लेने पर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कट जाएंगी, ठीक है। अब जरा गौर करो, तो यहाँ पे एफ एल कर लिया, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, एरिया क्या होता है अपने पास, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, तो अगर मैं आर का स्क्वायर करूंगा मतलब डी बाई 2 का स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा 4, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अपने पास ये एरिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या हो चुका है, डेल्टा एल तो आ ही चुका है, पक्का पूरा सॉर्टेड है, पूरा सॉर्टेड है। तो यहाँ से बस डी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, यहाँ से बस निकाल लो डायमीटर का स्क्वायर, अपन को डायमीटर पर फोकस करना है, ठीक है। तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4FL, इनिशियल लेंथ तीनों की सेम है 2-2 मीटर, ठीक है। तो डी स्क्वायर 4FL अपॉन वाई पाई इंटू अपने पास डेल्टा एल हो जाएगा, तो वाई पाई इंटू अपने पास में डेल्टा एल हो जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ना हर चीज जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है, सिर्फ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को छोड़ करके, बिकॉज कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग होती है और आयरन के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। क्या वैल्यूज होती हैं वो दरअसल यहाँ पे लिखा हुआ था आप लोग के समक्ष, ठीक है। देखो भैया फोर्स क्यों सेम है, बिकॉज सवाल में गिवन है कि सब में सेम टेंशन था, सेम फोर्स था, इनिशियल लेंथ भाई सबका ही सेम था 2-2 मीटर के बराबर, ठीक है। डेल्टा एल की वैल्यू की बात करेंगे अपन, तो भाई ये जब तीनों के तीनों ऐसे लगे हुए हैं और एकदम रिजिड सिमेट्रिकली आपने लोडेड रखा है इसको, तो जब ये अगर मान ले अगर ये 1 सेंटीमीटर जाएगा नीचे की तरफ, सुनना अच्छे से, अगर ये 1 सेंटीमीटर जाएगा नीचे की तरफ तो भाई ये जो पूरा सेगमेंट है वो पूरा 1-1 सेंटीमीटर जो है ना वो नीचे की तरफ सरक जाएगा, ये वाला 1 सेंटीमीटर नीचे, ये वाला 1 सेंटीमीटर नीचे, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, चमका पूरा। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एल की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू सेम है, एफ की वैल्यू सेम है, पाई तो बचपन से कांस्टेंट, 4 तो बचपन से कांस्टेंट, तो डी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा, d square is inversely proportional to Young's modulus की वैल्यू, therefore d is basically inversely proportional to under root of Young's modulus, ठीक है। d is inversely proportional to under root of Young's modulus, इस बात का जरा खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आपको डायमीटर का निकालना है रेशियो, भूल मत जाना, डायमीटर का निकालना है अपने को रेशियो। तो जब अपन डायमीटर लेंगे किसका, मान ले कॉपर का, और नीचे अपन लेंगे क्या, डायमीटर किसका, आयरन का। जब आप इसके रेशियो पे जाओगे ना तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये अंडर रूट ऑफ वाई का मतलब वाई के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर, आया तुमको समझ, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर, और यहाँ पे तुम्हारे पास ऊपर आ जाएगा यंग्स मॉडुलस फॉर आयरन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अब बस वैल्यूज पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायमीटर फॉर कॉपर, डायमीटर फॉर कॉपर और डायमीटर फॉर आयरन, ठीक है। जब आप इसका रेशियो निकालोगे ना तो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास ऊपर क्या आने वाला है, यंग्स मॉडुलस फॉर आयरन विच वॉज 190 10 की पावर 9 हो जाएगा, और नीचे क्या पहुंच जाएगा अपने पास, कॉपर के लिए क्या था 110 और 10 की पावर क्या पहुंच जाएगा, 9 पहुंच जाएगा। इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात है। तो जैसे आप यहां पे रेशियो निकालोगे ना अपॉन डायमीटर फॉर आयरन, तो ये तुम्हारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ, भाई साहब कट गया, 19/11 बचा, इसको पूरा सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 1.3 आएगा, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन, बस इतना ही पूरा अप्रोच था इसका, सॉल्व करोगे तो 1.3 आएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जल्दी से जल्दी इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन तुम्हारे सामने यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन तुम्हारे सामने यहाँ पर मौजूद था, आ गया समझ। चलो क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपने पास पूरा हो गया, 1.3 अपना आंसर आ चुका है, निपटा दो बेटा इसको। अगले वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे सामने ये रहा, वर्टिकल सर्कल तुमको भी दिख चुका होगा, तो वर्टिकल सर्कल वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। बॉटम पे जो अपने पास फोर्स होगा mg प्लस क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अपन खेलेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा,
a 14.5 kg mass, a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length है 1 मीटर के बराबर, ठीक है, is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second. ये फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ गई भाई, ठीक है भाई, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी वैसे भी क्या होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड, तो यहाँ पे 2 रेवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी इज 2 के बराबर, ठीक है. एट द बॉटम ऑफ द सर्कल बाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में. ओके डन. कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. ठीक है भाई, एक बात सुनते वो चलना, mg प्लस तुम्हारे पास क्या होता है अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना है यहाँ पे. जब अपन सेंट्रीपिटल फोर्स को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो ये हो जाता है mv स्क्वायर ओवर आर. ये क्या हो जाता है mv स्क्वायर ओवर आर. तो m और v क्या होता है, v होता है r इंटू ओमेगा. तो ये अपने पास r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा r, तो mr ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, इसका फंडा अपने को पूरा यूज करना पड़ेगा. तो पहले अपन ये सोच लें क्या निकालना है. यहाँ पे निकालना है तुमको नेट इलोंगेशन. ठीक है, क्या निकालना है, नेट इलोंगेशन. गिवन चीजें अपन लिख लें एक बार. तो यहाँ पे 14.5 kg का मास है. गिवन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो मास तो एटलीस्ट अपने पास आ चुका है 14.5 kg का मास. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ गिवन है क्या, इज फास्टेंड टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1 मीटर. ठीक है, तो ये जो ना एक अपने पास मान ले एक सर्कल अपन ने बना दिया ऐसा. ठीक है, और ये रॉड किसकी है बेटा, ये रॉड है स्टील वायर. ये स्टील वायर है बेसिकली. तो ये अपने पास स्टील वायर था, इसकी लेंथ थी 1 मीटर के बराबर. ठीक है, ये स्टील वायर की लेंथ है 1 मीटर के बराबर. इसके अबाउट ऐसे घूम रही है. ठीक है, क्लॉकवाइज चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है. तो ये वर्टिकल सर्कल में घूम रही है बॉडी ऐसे. तो यहाँ पे जो पहली, अच्छा एक और चीज़ गिवन और कुछ है क्या यहाँ पे, तो रेडियस कितना है इसका, इस स्टील वायर की लेंथ मतलब 1 मीटर के बराबर. दिस इज द रेडियस. ठीक है, लिख लें इसको बेटा अपन कि रेडियस तो गिवन है यहाँ पे, बहुत शानदार. रेडियस इज 1 मीटर. और कुछ वर्टिकल सर्कल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 2. फ्रीक्वेंसी इज 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर 2 हर्ट्ज पकड़ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. इट्स वन द सेम थिंग. एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया है तुम्हारे पास 0.065 सेंटीमीटर का स्क्वायर. कर लेंगे भैया कन्वर्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अपने लिए. कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट. ठीक है, इलोंगेशन निकालना है आपको, डेल्टा एल निकालना है आपको. स्टील का वायर यूज कर लिया, मतलब यंग्स मॉडुलस यूज करना पड़ेगा अपने को. तो फॉर्मूला जो है ना वो यंग्स मॉडुलस का, वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया. तो पाई इंटू आर का स्क्वायर. दिस इज ऑटोमेटिकली स्ट्रेस. अच्छा एक और चीज, ये अपन को लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज एरिया हमें साक्षात गिवन है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ भी हम जानते हैं जो कि रेडियस के बराबर है वायर का, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, अब एक काम करो, डेल्टा एल पे आ जाओ बेटा, डेल्टा एल पे आ जाओ. आपको इलोंगेशन निकालना है, भूल मत जाना. तो एफ एल अपॉन y इंटू ए, एफ एल अपॉन y इंटू ए. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. यहां तक कोई परेशानी आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हो रही होगी. अब एक काम करें, फोर्स तो निकाल लें अपन पहले. ठीक है, तो पहले अपन निकाल लेते हैं फोर्स. तो जो फोर्स है ना वो अपने पास हो जाएगा mg प्लस अपने पास क्या हो जाएगा m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, तो mg प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. चलो बेटा, तो mg को रहने दो, उसके बाद m को रहने दो, r को रहने दो. ओमेगा जो होता है ना वो होता है 2 पाई इंटू एफ के बराबर. ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई इंटू एफ. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई का स्क्वायर और f का स्क्वायर. तो अपन यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है. अब बस सारी वैल्यूज को पुट करना बचा हुआ है. इट्स एज सिंपल एज दैट. मास कितना अपने पास, तो मास तो अपने पास था 14.5 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 प्लस मास कितना था हमारे पास 14.5. और उसके बाद यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो पाई इंटू आर का स्क्वायर. तो अपने पास जो एरिया ऑफ, अच्छा अपने पास रेडियस गिवन है ना, रेडियस इज 1 मीटर के बराबर. रेडियस इज 1 मीटर के बराबर. तो रेडियस की जगह 1 पुट कर दो, उसके बाद 4, उसके बाद पाई का स्क्वायर कर देंगे तो 3.14 का स्क्वायर. लंबा कैलकुलेशन अब तुम्हें करना है बेटा. तो पाई का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो अपने पास 2 के बराबर थी ना, तो 2 का स्क्वायर कर देना. तो ये रहेगा तुम्हारे पास पूरा कैलकुलेटिंग पर्पस.
ठीक है, ये तुम्हारे पास पूरा पर्सपेक्टिव है बेटा, पूरी वैल्यूज डाल दी गई हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 2433.7 न्यूटन के अप्रॉक्स ये तुम्हारा इतना जबरदस्त तरह का जो फोर्स आएगा वो आएगा 2433.7 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कैलकुलेशन था, लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें। चलो इतना पूरा फंड अपने को क्लियर हो चुका है। अब जरा कहानी में आगे बढ़ेंगे। आपको निकालना था डेल्टा एल, आपको निकालना था बेटा डेल्टा एल। तो डेल्टा एल निकालने के लिए, डेल्टा एल निकालने के लिए सारी वैल्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी हैं, बस भरने का समय आ गया वैल्यूज को। तो फोर्स कितना है 2433.7, 2433.7 ये अपन ने फोर्स को पुट कर दिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ तुम्हारे पास कितना था, तो ओरिजिनल वायर का जो लेंथ था ना वो था 1 मीटर के बराबर। ओरिजिनल जो वायर का लेंथ था वो था अपने पास 1 मीटर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद y और a का मल्टीप्लीकेशन, तो y कितना अपने पास यहाँ पे, तो स्टील है क्या यहाँ पे, एक बार चेक कर लें। स्टील का वायर था क्या, हाँ स्टील वायर, तो 2 10 टू द पावर 11। ठीक है, स्टील का वायर है मतलब 2 10 टू द पावर 11, दिस इज द यंग्स मॉड्यूलस। और उसके बाद तुम्हारे पास एरिया कितना गिवन था, एरिया था 0.065 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो भैया 0.065 बेटा सेंटी का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटी मतलब 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 का स्क्वायर मारूंगा ना तो 10 की पावर कहां पहुंच जाएगा, ये -4 पहुंच जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारे सामने एक और कैलकुलेशन के लिए बेटा आ चुका है। ठीक है, लंबी वैल्यू इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लंबी वैल्यू इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 1.87 मिलीमीटर। ठीक है, 1.87 मिलीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको तुमने छाप लिया होगा। अब जरा आ जाएं बेटा इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल डन ना। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बल्क मॉड्यूलस पर बेस क्वेश्चन है। तो कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम है तुम्हारे पास 100 लीटर। बेटा यहाँ पे काफी लोग अटक जाते हैं बिकॉज वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है, बट हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं इसको अपन किस में, मीटर क्यूब में करते हैं। तो आपको इसके ना पूरा कन्वर्जन का जो फंडा है वो आपको आना चाहिए। कन्वर्जन कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में ये बहुत ही सटीक तरह से बैठा होना चाहिए। अगर आप लोग को आता है कन्वर्जन कॉन्सेप्ट तो बेसिकली आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सीख ही लें, हमें नहीं आता, तो जरा गौर करते हुए चलना। देखो बेटा, जब कन्वर्ट करना है ना, मान ले फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि 1 लीटर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है 1 लीटर, बट हमें लीटर में नहीं चाहिए वॉल्यूम, हमें चाहिए मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर जो होता है ना बेटा वो दरअसल होता है 1000 ml के बराबर। ठीक है, अब जो 1 ml होता है वो होता है 1 cc सेंटीमीटर, मतलब 1 cc सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो जब 1000 ml है तो ये हो जाएगा 1000 cc मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, 1000 का मतलब क्या, 10 टू द पावर 3, और सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटी का क्यूब और मीटर का क्यूब, तो सेंटी का क्यूब मतलब 10 की पावर -2 का क्यूब मतलब 10 की पावर -6 पहुंच जाएगा, और बगल में लिखा होगा अपने पास मीटर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिमाग में बस एक फंडा एकदम बेहतरीन तरह से घुसने दो कि अगर 1 लीटर है तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो ये कन्वर्जन फैक्टर था, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत शानदार। तो 1 लीटर 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब तो हो चुका है। अब आ जाओ जरा गौर करना, तो यहाँ पे क्या चीज गिवन है कि इनिशियल वॉल्यूम जो था ना वो तो अपने पास 100 लीटर के बराबर था, और प्रेशर इंक्रीज था 100 एटीएम के बराबर। एटीएम कैसे कन्वर्ट करोगे पास्कल्स में, तो ये रहा तुम्हारे पास बेसिक रिलेशन, 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल कर देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वॉल्यूम है 100.5 लीटर्स। तो आपको अब बेसिकली यहां पे निकालना है बल्क मॉड्यूलस। कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है। तो पहले अपन जरा फोकस करें गिवन डेटा के ऊपर। तो इनिशियल वॉल्यूम तो अपने पास 1000, वॉल्यूम इनिशियल जो है अपने पास वो है 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है अपने पास कि प्रेशर कितना अपने पास 100 एटीएम के बराबर। 1 एटीएम होता है 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल। अपने पास 100 एटीएम था,
अपने पास प्रेशर है बेटा 100 एटीएम, ठीक है। तो भाई एक एटीएम क्या होता है, वो होता है 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल। अपने पास 100 था तो अपन ने 10 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, इतना पास्कल अपने पास क्या हो चुका है बेटा, प्रेशर हो चुका है, ठीक है। चलो इत्मीनान से फाइनल वॉल्यूम है अपने पास 100.5, तो फाइनल वॉल्यूम है अपने पास 100.5। ओके डन डन डन, 100.5 लीटर है। तो अगर मैं यहां से ना डेल्टा वी निकाल लूं, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अपने पास 100.5 माइनस 100 मतलब 0.5 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो अपने को नहीं है, ठीक है। तो 0.5 जब कन्वर्ट करना होता है ना मीटर क्यूब में, तो 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कर देना, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा वॉल्यूम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूले पे आ जाओ, बेसिक फॉर्मूले पे, ठीक है भाई। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है यार, बल्क मॉडुलस अगर तुमको निकालना हो ना, बल्क मॉडुलस, तो क्या होता है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता ही है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा अपने पास, प्रेशर बेसिकली, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा वी अपॉन वी। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करना है यहाँ पे कैसे अपन वैल्यूज को पुट इन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे अपन पुट करेंगे ना वैल्यूज को, तो अपने पास बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपने पास कितना था, अपने पास 100 एटीएम के बराबर था, मतलब 1.013। इसको बस वैल्यूज को निपटा दो यहाँ पे, 1.013 10 की पावर 7 तक पहुंच जाएगी पूरी कहानी। ये प्रेशर हो चुका है, बस प्रेशर हुआ है। उसके बाद वी का मतलब होता है बेटा इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम वॉज 100 लीटर के बराबर। भाई अपने को पता है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, मतलब 10 टू द पावर -3 कन्वर्जन में दिखा चुका था आप लोग को पहले से ही। तो 100 10 टू द पावर -3, तो इसको अपन लिख देते हैं 100 10 टू दी पावर -3। तो अपने पास ये प्रेशर अपन ने पूरा पुट कर दिया था, प्रेशर 100 एटीएम था ना, जी हाँ, ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अपॉन नीचे तुम्हारे पास क्या बचेगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, जो कि 0.5 लीटर था, मतलब 0.5 10 की पावर -3, 0.5 10 की पावर कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, -3 तक पहुँच जाएंगे। अब बस वैल्यूज़ में काटा पीटी यहाँ पे मचा दूँ, ठीक है। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये तो गया निपट, ठीक है। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा तुम्हारे पास, तो नाउ बल्क मॉडुलस अब जो बचने वाला है वो ये बचने वाला है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू, देखो 1.013 10 की पावर 9 तक तो कहानी ऊपर ही पहुंच चुकी है, 1.013 10 की पावर 9 तक कहानी ऊपर पहुंच चुकी है, 10 की पावर 9 तक कहानी ऊपर पहुंच चुकी है। और नीचे कितना है अपने पास, 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2, तो 0.5 मतलब 1/2, तो 2 से ऊपर कहानी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.026, और 10 की पावर 9 बल्क मॉडुलस निकाल रहे हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ जाएगा बल्क मॉडुलस किसके लिए बेटा, पानी के लिए, ठीक है। ये बल्क मॉडुलस तुम्हारे पास किसके लिए आ चुका है बेटा, पानी के लिए आ चुका है। तो लिख लें अपन इसको जरा कि दिस इज बेसिकली फॉर वाटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस बेसिकली फॉर वाटर, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर वाटर, ठीक है। अब उसके बाद सवाल में ना कुछ और भी पार्ट छुपा हुआ था। सवाल में क्या पूछा हुआ था बेटा, कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, जो कि निकाल दिया, विद दैट ऑफ एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एयर के साथ बल्क मॉडुलस की वैल्यू को अपने को कंपेयर करना है, और बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है ना एयर के लिए, वो बेटा 1 एटीएम के बराबर होता है, मतलब 1.013 10 की पावर 5 उतना ही होगा, ठीक है। अब जरा गौर करना, तो जैसे अब इतना एक काम करो ना, एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, कंपेयर करने वाला काम तो अभी करेंगे अपन। इतने का स्क्रीनशॉट हो चुका है, चलो ठीक है। अब जरा आ जाओ बेटा इसके अगले वाले पार्ट के ऊपर। तो जैसे अपन यहां पे लिखेंगे कंपैरिजन, जैसे अपन यहां पे आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन पे, तो भैया बल्क मॉडुलस किसके लिए, वाटर के लिए, और नीचे आ जाएगा बल्क मॉडुलस किसके लिए बेटा, एयर के लिए। तो इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो बल्क मॉडुलस वाटर के लिए कितना था, 2.026, 2.026 10 की पावर मेरे ख्याल में 9 तक कहानी पूरी अपनी पहुंच चुकी थी, 2.026 10 की पावर 9 तक कहानी अपनी पूरी पहुंच चुकी थी, ठीक है। अपॉन इसको अपन डिवाइड करेंगे बल्क मॉडुलस फॉर एयर के लिए, और एयर के लिए होता है 1.013 10 की पावर 9 तक की पूरी कहानी, 10 की पावर 5, 1.013 10 की पावर 5 होता ना 1 एटीएम के बराबर। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो जो रेशियो आएगा अपने पास बल्क मॉडुलस फॉर वाटर और बल्क मॉडुलस फॉर एयर का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास, निपटाओ उसको 2,
और ये आ जाएगा 10 की पावर 4। बेटा इतना ज़्यादा रेशियो आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा रेशियो आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि बल्क मॉडुलस वाटर का बड़ा होता है और बल्क मॉडुलस जो है ना वो एयर का छोटा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर बल्क मॉडुलस फॉर वाटर इज हाई एज व्हेन कंपेयर टू बल्क मॉडुलस फॉर एयर, ठीक है। और बल्क मॉडुलस एयर की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसिबिलिटी एयर की ज्यादा है, ठीक है। अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू एयर के लिए कम है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी एयर की ज्यादा है, बिकॉज बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बल्क मॉडुलस अगर एयर का बहुत कम है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी एयर की बहुत ज्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर इज एक्सट्रीमली हाई। compressibility of air is extremely high. Compressibility of air is extremely high when compared to the compressibility of water. When compared to the compressibility of water. When compared to the compressibility of water. आया समझ? When compared to the compressibility of water, it's as simple as that, ठीक है। When compared to the compressibility of water, it's as simple as that। वहां पे सवाल में पूछा भी हुआ था कि सिंपल भाषा में बताना है, तो अपन ने बता दिया सिंपल भाषा में कि इसका रेशियो इतना बड़ा क्यों आता है। आगे पूरी बात समझ में, यहां मत अटक जाना। जब बल्क मॉडुलस एयर का पूछेंगे तो समझना कि बल्क मॉडुलस ऑफ एयर जो है ना वो 1 atm का प्रेशर होता है भैया, ठीक है। तो ये रही अपने पास पूरी कहानी। सेकेंड वाले पार्ट का ये डिटेल सोल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो चुका है, पक्का क्लियर है? ओके, डन, ठीक है, ओके, क्लियर करें इसको अब जरा। अब अपन थोड़ा सा कहानी में आगे बढ़ते हैं, आगे। ये वाला अपना ऑल डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जरा बढ़ा जाए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 atm का प्रेशर है, गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 10 to the power 3 हो जाएगा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे गौर करते हुए चलना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्या डेंसिटी होगी वाटर की, किस डेप्थ पे, ऐसे डेप्थ पे जहां पर प्रेशर जो है ना वो 80 atm के बराबर है, गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज दिस मच, ठीक है। तो डेंसिटी आपको निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। डेप्थ एज सच नहीं गिवन है, लेकिन डेप्थ पूछा भी नहीं है, निकालनी तो बस डेंसिटी है। और कितने डेप्थ पर, उतने डेप्थ पर जहां पर प्रेशर जो है ना वो 80 atm के बराबर हो चुका होगा। atm को कन्वर्ट कर लेंगे अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 10 की पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज सुनना बेटा, नीचे जाओगे ना तो वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस होगा, वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो डेल्टा वी जब निकालोगे ना बेटा, चेंज इन द वॉल्यूम निकालोगे ना, तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकालना पहले बहुत जरूरी है, बिकॉज इकलौती चीज जो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है वो ये है कि नीचे जाओगे तो इकलौती चीज जो कम होगी वो तो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम का कम होना लाजमी है, मतलब वॉल्यूम में चेंज तो आ रहा है। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जरा अपन गिवन डेटा पकड़ते हुए चलें। डेप्थ प्रेशर है वहां पे 80 atm के बराबर, ठीक है भैया। प्रेशर है वहां पर 80 atm के बराबर, उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद गिवन दैट डेंसिटी जो है ना वो 1.03 10 to the power 3 है। 1.03 डेंसिटी 1.03 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट्स में ही गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेटा एक काम करो, सबसे पहले फोकस करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे। सबसे पहले बेटा फोकस किया जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे, जो कि होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो एक काम करो बेटा, पहले निकालते हैं अपन चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर देंगे अपन फाइनल वॉल्यूम, बिकॉज लॉजिक क्या है ना कि जैसे आप डेप्थ में जाओगे नीचे की तरफ तो वहां पे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू छोटी आने वाली है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बड़ा रहेगा। तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ताकि आंसर जो अपना वो पॉजिटिव आए। ये अपना अल्टीमेट इंटेंशन होता है। चलो बेटा, अब यार डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भैया, इनिशियल माइनस फाइनल क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल का मतलब v और फाइनल का मतलब v डैश लगा दिया मैंने, ठीक है। अब जरा गौर करना, मास तो चेंज होने से रहा, तो मास चेंज होगा नहीं, लेकिन डेंसिटी वगैरह चेंज हो रही है, बिकॉज उस डेप्थ पे आपसे डेंसिटी ही तो पूछ के रखी हुई है। चलो
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, माइनस ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो रो डैश। बेटा एम डैश क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मास तो कांस्टेंट रहता है ना। अच्छा, ये अपने पास डेल्टा वी तो हो चुका है। अब एक काम करो, यहाँ से ना डेल्टा वी तो हो चुका है, और नाउ अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो नाउ अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चीज़ों को पुट करना है, अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चीज़ों को पुट करना है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अपन m कॉमन निकाल लें, तो 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश। ठीक है, m कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश, अपॉन में यहाँ पे नीचे क्या चलने वाला है बेटा, डेल्टा वी तो हो चुका है, अपॉन वी क्या होता है, m अपॉन रो के बराबर होता है। ठीक है, v क्या होता है बेटा, m अपॉन रो के बराबर होता है। तो एक बात पे जरा गौर किया जाएगा तो कहानी और क्लियर होगी। m से m तो कट गया, m से m तो कट गया, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन रो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन रो डैश, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो। कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे फर्दर निकालोगे ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बड़ा वाला पेन चाहिए रे, जब आप यहाँ पे निकालोगे ना फर्दर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो पता है कहानी कैसे बैठ जाएगी। देखो बेटा, 1 अपॉन रो अपॉन 1 अपॉन रो, कट पिट के 1 बचा। ठीक है, कट पिट के ये बचा 1, माइनस क्या हो जाएगा बताए, 1 अपॉन रो डैश अपॉन 1 अपॉन रो। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो रो अपॉन रो डैश, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो रो अपॉन रो डैश हो जाएगा। बेटा रो डैश तो मुझे निकालना है, लेकिन रो की वैल्यू मैं जानता हूं, रो डैश तो मुझे निकालना है लेकिन रो की वैल्यू मैं जानता हूं। सर रो की वैल्यू क्या होती है, तो रो की वैल्यू यहाँ लिखी है 1.03 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या तुम्हें इतना पूरा फंडा समझ में आ गया? तो बेटा एक काम करो, इसको ना बना करके लिख दो फर्स्ट इक्वेशन, अति इंपॉर्टेंट कैटेगरी की चीज थी ये। ठीक है, इसको लिख दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहाँ पे कहानी हल्की सी और चलने वाली है। यहाँ पे आप चलो रो मालूम है आपको, तो आपको रो डैश निकालना है, बट एक इक्वेशन दो वेरिएबल, रो डैश भी नहीं मालूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी नहीं मालूम। इसका मतलब सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहले जरा आप यहाँ तक की कहानी को पूरा नोट कर लो बेहतरीन तरह से। ठीक है, पहले आप यहाँ तक की पूरी कहानी को नोट कर लो बेहतरीन तरह से, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ओके, पक्का सॉर्टेड है, क्लियर है। ठीक है, अब जरा गौर करना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ना एक चीज है कंप्रेसिबिलिटी, एक चीज होगी बेटा कंप्रेसिबिलिटी, जिसका डेटा आपको यूज करना पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की जो वैल्यू होगी ना वो होगी अपने पास 45.8 10⁻⁻11। ठीक है, 45.8 10⁻⁻11 ये होगी अपने पास में कंप्रेसिबिलिटी। इसको जरा नोट कर लो बेटा अच्छे से। तो ये कंप्रेसिबिलिटी जो है ना वो ऑब्वियसली पर पास्कल में होगी, बिकॉज ये होती है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, ये होती है अपने पास 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक, चलो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भैया, अपन को कौन अटका दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ने अपने को अटका दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं। जैसे कि बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नीचे क्या आता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब आप निकालोगे ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब आप निकालोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, और बेटा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। इसका मतलब ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू कंप्रेसिबिलिटी। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रेशर, और 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी। 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी, मतलब बोले तो के। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा तुम्हारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा तुम्हारे पास, वो क्या आएगा तुम्हारे पास बेटा, प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 80 atm के बराबर। तो जरा बस कन्वर्ट करो, कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा आपको। तो 1 atm क्या होता है, 1.013 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 80 इंटू 1.013 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये हो गया। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या है, 45.8 10⁻कितना है, -11। तो 45.8 10 की पावर क्या है बेटा, -11। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारे पास रहेगा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, इतना पूरा क्लियर है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज है बेटा, इसको मान लेते हैं अपन क्या, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अपने पास वैल्यू आ चुकी है, अब यहां से निकालना आसान रहेगा। तो अब मैं इक्वेट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, जरा गौर फरमाते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे अपन इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन को, तो 1 माइनस रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू 80 ATM तो आ चुका था, मतलब 80 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास कंप्रेसिबिलिटी बोले तो 45.8 10 की पावर -11। ठीक है, और यहाँ पे आप रो की वैल्यू जानते हैं बेटा, रो की वैल्यू आपके लिए अनजान नहीं है। एक काम करूं, उसको मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर ही देता हूँ ना। तो 1 माइनस, और रो की वैल्यू कितनी थी, तो रो अपन निकाल चुके थे 1.03 10 टू द पावर 3, 1.03 10 टू द पावर 3 अपॉन नीचे आ चुका था रो डैश। ठीक है, तो नाउ अब बेटा बस एक काम कर दो फटाफट ना, इस लीनियर इक्वेशन से रो डैश की वैल्यू निकाल दो। बस लंबा सा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके 1.304 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी द डेंसिटी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट बाकायदा यहां से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। 3 2 1 रेडी गो डन। और उसके बाद ये रहा आपके पास पूरा आंसर, 3 2 1 रेडी गो डन। क्लियर, चलो चलो चलो, ये वाला फंड अपना पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तो अपना ऑल डन था बेटा। ये कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू काम आएगी। ठीक है, इसको भी याद करें ना, बिकॉज एक स्टील था और अपने पास एक ब्रास का वायर था, उसका जो अपने पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू थी वो मैंने याद करवाई थी, वो बहुत काम आती है। ठीक है, हमने क्वेश्चंस में देखा भी था। गिवन हुआ तो बहुत ही शानदार, नहीं हुआ तो फिर काम पड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे सामने ये रहा, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्या निकालना है आपको, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है वॉल्यूम में ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 ATM। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो ठीक है, सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूट करना है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी ओवर वी की वैल्यू क्या होगी अपने को निकालना है। उसके बाद व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 ATM, प्रेशर की वैल्यू गिवन है 10 ATM। कन्वर्जन अपने को आता है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ना बस बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है वो जरा ध्यान रखना बेटा, 37 10 टू द पावर 9 पहुंच जाती है ग्लास स्लैब के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है अपने को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला जो है बेटा वो अप्लाई कर दिया जाए। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो डेल्टा वी ओवर वी जब निकालोगे ना तो ये अपने पास P अपॉन बी हो जाएगा। P अपॉन बी, P का मतलब होता है प्रेशर, और कितना प्रेशर है यहाँ पे बेटा, 10 ATM का प्रेशर है। 10 ATM का प्रेशर है, तो 10 ATM, तो 1 ATM जो होता है वो 1.013 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। तो 10 ATM क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पहुंच जाएगा। अपॉन नीचे अपन पुट कर देंगे बल्क मॉडुलस की वैल्यू 37 10 टू द पावर 9 होती है। कहा गया कहा गया कहा गया, यहाँ रहा 37 10 टू द पावर 9। जैसे अब बेटा ये रहा तुम्हारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच, अब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। बस जरा बेटा इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी जान लगाओ, इसको पूरा सॉल्व कर लो एक बार, तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। ठीक है, चलो 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 चलो, जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.74 10 टू द पावर -5 तक कहानी जो है वो पहुंच जाएगी। यूनिट के बारे में सोच मत लेना, ना ना ना, दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये अपना कार्यक्रम जो है वो पूरा हो चुका है। अब जरा कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वाला अपना हो चुका है। अब ये अपने पास रहा बेटा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे क्या, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है आपको, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर एज पर है, एज है 10 सेंटीमीटर का। व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ प्रेशर गिवन है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है। आपको निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बेटा एक बार सेल्फ ट्राई रहा है क्वेश्चन तो था ये, एक बार ये सेल्फ ट्रायल है क्वेश्चन तो है, एक बार जरा ट्राई करो, बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है सर, डेल्टा वी की वैल्यू। तो जरा फोकस किया जाए, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा वी। ठीक है, ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर्स की साइड है, मतलब एक साइड जो है, जो लेंथ है अपने पास
वो है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, इसका मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ, प्रेशर है 7 10 टू द पावर 6 पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर है 7 10 टू द पावर 6 पास्कल। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, बल्क मॉड्यूलस है 140 गीगा पास्कल। तो बल्क मॉड्यूलस है 140 गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 पास्कल। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अपने को निकालना है यहाँ से डेल्टा वी। तो एक काम करते हैं बेटा, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कहानी में, ठीक है। तो डेल्टा वी जब निकालोगे तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन बी के बराबर। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन बी के बराबर। तो पी मतलब प्रेशर, वो है 7 10 टू द पावर 6। उसके बाद जब वॉल्यूम निकालेंगे ना अपन, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, यहाँ पे क्यूब का जो साइड है वो है 10 टू द पावर, अच्छा 10 सेंटीमीटर था, इसका अपन को क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब लेंथ आ चुकी है 10 टू द पावर -1, इसका क्यूब करेंगे 10 टू द पावर -3 पहुंच जाएंगे। अपॉन नीचे अपन पुट कर देंगे बी की वैल्यू है 140 इंटू 10 टू द पावर 9। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेटा इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ पे चीजें आपस में कटने भी वाली हैं, यहाँ पर चीज़ें आपस में कटने भी वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। अब एक काम करो, सॉल्व करें इसको अपन। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक काम करो 7 10 टू द पावर 3, तो ऊपर उचका लो 7 10 टू द पावर 3, तो ये ऊपर ही आ चुका है 7 10 टू द पावर 3। नीचे एक काम करो 14 10 टू द पावर 10 कर लो, ठीक है। तो नीचे कर लो 14 और 10 टू द पावर 10, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -10 बन जाएगा। तो डेल्टा वी तुम्हारे पास 1/2 मतलब 0.5 और 10 टू द पावर कहाँ पहुंच जाएंगे, -7 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 10 टू द पावर -7 पे पहुंच जाएंगे तो डेल्टा वी जो है वो आ जाएगा 5 10 टू द पावर -8, ठीक है। पॉइंट को आगे लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो 5 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 5 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको निपटाएं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने ये रहा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है बेटा, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर, मतलब वॉल्यूम अपने पास गिवन है 1 लीटर, कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब से मीटर क्यूब से, ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10% कैरी 1/4 ऑफ द लोड, ठीक है, 1/4 ऑफ द लोड। और यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस जो है इलास्टिसिटी का ऑफ वाटर वो गिवन है 2.2 10 टू द पावर 9। बेटा ये सेल्फ ट्रायल है क्वेश्चन है, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भैया, ये अपने पास सवाल था, ट्राई कर लिया होगा, जो भी आंसर आया होगा बेटा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। तो हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.01%, मतलब डेल्टा वी बाई वी जो है ना, डेल्टा वी बाई वी जो है वो 0 पॉइंट कितना है अपना बेटा, 0.10%, मतलब 0.10 पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब सेंचुरी, ऐसी कुछ कहानी बैठ गई। 10 टू द पावर -2, यहाँ पे 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे अच्छा 1 2, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 पहुँच जाएगा। एक काम करूँ क्या, मैं पॉइंट को बस एक स्टेप आगे लेके आता हूँ, ठीक है। तो जब एक स्टेप आगे लेके आऊँगा तो 1 10 टू द पावर -1 पहुँच जाऊँगा, नीचे अपने पास 10 टू द पावर 2 पहले से मौजूद था, इसको उचका लो 10 टू द पावर -3 पे अपन पहुँच जाएंगे डेल्टा वी अपॉन वी के लिहाज से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कैरी 1/4, ओके, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.2 10 टू द पावर 9, 2.2 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्या पूछ के रखा है बेटा, यहाँ पूछ के रखा है हाउ मच शुड द प्रेशर, ठीक है, मतलब प्रेशर पूछ के रखा हुआ है। तो बेटा प्रेशर आपको इवेलुएट करना है, क्या इवेलुएट करना है अपने को, प्रेशर इवेलुएट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू पी अपॉन नीचे आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोले तो डेल्टा वी ओवर वी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब पी निकालेंगे तो पी क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस इनटू डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। अब यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.2 10 टू द पावर 9, बल्क मॉड्यूलस है 2.2 10 टू द पावर 9। उसके बाद डेल्टा वी ओवर वी, तो डेल्टा वी ओवर वी कितना है 10 टू द पावर -3। जैसे आप इसको सॉल्व इन करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। बेटा प्रेशर था तो पास्कल में बोल लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 तक की कहानी अपनी पहुंच चुकी है, 2.2 10 टू द पावर 6।
इसको चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोल दो या फिर चाहो तो पास्कल में बोल दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्क्रीनशॉट तो आप लोग इसका ले चुके होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो बाकायदा प्रॉपर तरह से डन हो चुका है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपका बाकायदा पूरा डिटेल्ड मैनर में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। बस ये बनता है बेटा कि जो भी आपने सीखा है ना उसको एक बार खुद से सेल्फ ट्राई भी कर लेना। अच्छे से रफ कॉपी लो, उसमें पूरे क्वेश्चन एक बार वापस से पूरा भर दो बिना इस वीडियो को देखे हुए। मतलब वीडियो पहले देख लिया, उसके बाद खुद से सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर कहीं पे अटक जाओ तो वीडियो को प्ले करके अपनी गलती चेक कर लो कि हाँ हमने यहाँ पे गलती करी थी और सर ने इसको ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को वो है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।